नमस्कार बच्चों। इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 35। ये आपकी 30 ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया के फेडरल सिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाना और उन स्टेट बनाने के बाद यूनिटी को मेंटेन रखना। ओके, तो ये बड़ा चैलेंज था। कैसे था, इस चैलेंज को हमने कैसे सामना किया, कैसे फेस किया, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992 एंड आफ्टर 1992, यानी 1992 से पहले क्या था, उसके बाद क्या चेंजेस आए, ये हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और थर्ड जो टॉपिक रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना है फेडरलिज्म को, जिसके बारे में हम लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं। फेडरलिज्म कुछ नया नहीं होता। दिस इज जस्ट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी हैव द टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक टाइप की गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन इसमें टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव द लोकल गवर्नमेंट्स टू। कितने लेवल हो गए? 3 लेवल्स हो गए। तो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। ठीक, सिंपल सी बात है। आप अपने आसपास भी फेडरल सिस्टम को देख सकते हो। जैसे स्कूल में आपके प्रिंसिपल सर या मैम होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्कूल के जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो वही लेते हैं। उसके बाद जो आपके क्लास इंचार्ज है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, और जो क्लास लीडर है, क्लास मॉनिटर है, वो आपके लोकल गवर्नमेंट है। तो ये सेम स्ट्रक्चर हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में, तो इसको हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ओके, इंडिया, पाकिस्तान, बेल्जियम, यूएसए, ऑल द कंट्रीज आर हैविंग द फेडरल सिस्टम। कहाँ पर होता है? जो बिगर कंट्रीज होते हैं, साइज में जो बड़े देश होते हैं, वहाँ पर फेडरल सिस्टम होता है जनरली। और जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं साइज के अकॉर्डिंग, वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर सेकंड टीयर या सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता ही नहीं है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स के साथ, यानी कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो था लिंग्विस्टिक पॉलिसी एंड द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। The creation of the linguistic states was the first and the major test for the democratic politics in our country। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जो फोन पॉलिटिशियंस की बात करें या फोन हम कह सकते हैं डिप्लोमेट्स थे, उनका ये मानना था कि इंडिया के, जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ ही टाइम के बाद कुछ और टुकड़े होने वाले, यानी कि पार्टीशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। उनको लग रहा था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, उस डाइवर्सिटीज़ के साथ एक नेशन में कंटिन्यू करना बड़ा प्रॉब्लम रहेगी, बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बड़ा इशू रहेगा। और ये इशू लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी थी उसके बेस कर, उसको देख करके लग भी रहा था। तो हमें ये जो बड़ा चैलेंज था, इसको हमें पास करना था। तो यहाँ पर बाउंड्रीज ऑफ मेनी प्रीवियस स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हमने जो ओल्ड स्टेट थे उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया और न्यू स्टेट्स है वो क्रिएट किए थे। लेकिन शुरुआत में जितने भी स्टेट्स थे, वो स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पर नहीं थे। When the demand for the formation of the states on the basis of the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। यानी जब पहली बार इसकी डिमांड की जाती है कि द स्टेट शुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो काफ़ी सारे जो हमारे नेशनल लीडर्स थे वो पीछे हट जाते हैं। उनको ये लगता है कि इससे नेशन है, उसकी यूनिटी है वो कमज़ोर होगी, वीक होगी, और हो सकता है इन फ्यूचर हमारे देश के लिए जैसे पाकिस्तान जैसी सिचुएशन आई तो ऐसी और सिचुएशन आ जाए। तो हमने उस वक्त इस डिमांड को इग्नोर किया था। जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन थे उन्होंने इग्नोर किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम के लिए इस मुद्दे को, इस मसले को, इस डिमांड को लटका करके रखा गया था। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। लेकिन बाद में 1956 में हमने पहले लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट किया था, वो था आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ द तेलुगु लैंग्वेज। उसके बाद बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स बनते हैं जो लैंग्वेज के बेस पर क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने जब क्रिएट किए तो जो एक फियर था, वो फियर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा जो कंट्री है वो और ज़्यादा यूनाइटेड होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सोल्व करना भी ईजी हो जाता है। और अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बेस पे बने। तमिलनाडु ऑन द बेसिस ऑफ द तमिल लैंग्वेज, मलयालम के बेस पे केरला हो गया, उड़िया के बेस पे उड़ीसा हो गया, ऑन द
तेलुगु है उसके बेस पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गए, कन्नड़ के बेस पे कर्नाटका, गुजराती के बेस पे गुजरात, मराठी के बेस पे महाराष्ट्र, बंगाली के बेस पे वेस्ट बंगाल। तो जितने भी अगर स्टेट्स की बात करें तो इनमें से मोस्टली जो स्टेट्स हैं वो बने हैं लैंग्वेज के बेस पे, अगर हम नॉर्थ इंडियन या फिर सेंट्रल जो पार्ट्स के स्टेट्स हैं उनको छोड़ दें तो ये हमारा पहला चैलेंज था। उस चैलेंज को हमने थोड़ी ना थोड़ी हाँ के बाद एक्सेप्ट किया और लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट बना दिए, और यही हमारे डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि जब एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग एक स्टेट्स में आ गए तो वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ईजी हो जाता है। अब ये तो शुरुआत थी उस चैलेंज की। अब एक और बड़ा चैलेंज था जो लैंग्वेज से रिलेटेड था, वो था लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के। जैसे श्रीलंका ने एक बड़ी मिस्टेक की थी 1956, दे डिक्लेयर्ड द सिंगुलर लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। हम उस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम को रिपीट नहीं करना चाहते, यानी किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी में हम पढ़ना नहीं चाहते, अपनी यूनिटी को हमें मेंटेन रखना था। तो हमारी लिंग्विस्टिक जो पॉलिसी थी या लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही कि द सेकेंड टेस्ट for Indian Federation is the language policy. That was the language policy. Our constitution didn't give the status of national language to any one language. यानी इसके लिए हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमने किया कि we didn't recognized any language as a national language. हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप के कन्फ्यूजन या किसी भी टाइप का जो कंट्रोवर्सी है उसको ख़त्म कर दिया। ठीक, क्योंकि कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो कंट्री के थ्रू आउट द पार्ट में बोली जाती थी। जैसे हिंदी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने आइडेंटिफाई किया था क्योंकि ये मदर टंग थी 40% लोगों की, यानी कि मेजर लैंग्वेज थी, तो इसलिए हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज लिया। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ओनली 40% जो लोग थे उनकी मदर टंग थी, तो इसको हमने नेशनल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया। तो ये हमारी पहली जो इंपॉर्टेंट फीचर था लिंग्विस्टिक पॉलिसी का, वी डिडंट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था वी आइडेंटिफाइड द हिंदी एज वेल एज द इंग्लिश लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं थी, ऑफिशियल लैंग्वेज हमने दो डिक्लेयर की, हिंदी एंड इंग्लिश। इट मीन्स हमारे जो ऑफिशियल वर्क है वो हम इन दो लैंग्वेज में कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो फीचर था इंडिया की लैंग्विस्टिक पॉलिसी का, दैट बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज की एक लिस्ट है, उसमें हमने हिंदी को छोड़ करके 21 अदर लैंग्वेज को इंक्लूड किया, यानी हिंदी प्लस 21 कितनी हो गई, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। अब ये शेड्यूल लैंग्वेज क्या होता है, इट मीन्स दैट कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, कोई भी सिटीजन है, वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू कर सकता है, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वो एग्जाम दे सकता है जो सेंट्रल लेवल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर था। तो फर्स्ट फीचर कौन था लिंग्विस्टिक पॉलिसी का, वी डिडंट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज आर नेशनल लैंग्वेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर था वी डिक्लेयर्ड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एज आर ऑफिशियल लैंग्वेज। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर था कि बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था, क्योंकि इससे हमने जो लिंग्विस्टिक बेस पर किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी थी उसको अवॉइड कर दिया, सबको एक जैसी कैटेगरी में रख दिया। फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो ये था कि द स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे अगर हम बात करें उड़ीसा की, उड़िया उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का वर्क है वो उड़िया लैंग्वेज में किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज होगी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि यहाँ पर भी किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं हो सकता था। इसके साथ साथ वी अडोप्टेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडोप्ट किया। इट मीन्स दैट 6th क्लास ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए 3 लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी, हिंदी, इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज। अगर हम इंडिया में यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपलसरी लैंग्वेज होती है, हिंदी एंड द इंग्लिश, बिकॉज हिंदी हमारी लोकल लैंग्वेज भी हो गई। तो ये थी हमारी लिंग्विस्टिक पॉलिसी, जिसके थ्रू हमने सब कुछ ठीक से बैलेंस बना करके रखा और किसी भी टाइप की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो पाई। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की, सेकंड पार्ट की इस वर्कशीट की, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लोकल गवर्नमेंट और द पंचायती राज सिस्टम। ठीक, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब ये लोकल गवर्नमेंट जो 1992 से पहले की अगर बात करें तो उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन बिफोर द 1992 द लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट पावरफुल, इतनी पावरफुल नहीं थी, इट वाज नॉट इफेक्टिव नहीं थी।
अब 1992 के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अब ये काफ़ी इफेक्टिव है। अब 1992 से पहले क्या था ये समझ लेते हैं। बिफोर द 1992 द इलेक्शंस फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे। कब होते थे? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, कोई फिक्स पीरियड नहीं था, तो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। सेकेंड, देर वॉज द नो स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992 से पहले कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, पैसा ही नहीं था लोकल गवर्नमेंट के पास। एंड लोकल गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी पावर बिफोर द 1992। 1992 से पहले कोई पावर नहीं थी, कोई शक्तियाँ नहीं थी, कुछ वो कर भी नहीं सकते थे, यानी लोकल गवर्नमेंट थी केवल नाम के लिए। ठीक, अब जो 1992 के बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अडोप्ट किया। क्या था डिसेंट्रलाइजेशन? मीन्स व्हेन द पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और काफ़ी सारे चेंजेस लेकर के आए। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाई है और कर रही है। अब 1992 के बाद क्या चेंजेस आए? फर्स्ट, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया टू होल्ड द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए। 5 ईयर्स मीन्स 5 ईयर्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो 1992 के बाद आया। सेकंड था, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द SC, ST एंड द बैकवर्ड कम्युनिटीज, यानी OBC है, SC, ST है, उनके लिए लोकल गवर्नमेंट में सीट को रिजर्व किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिले। साथ ही साथ तीसरा जो बड़ा चेंज था, दैट 1/3 ऑफ ऑल द पोजिशंस आर रिजर्व फॉर द वीमेन। 1/3 जो पोजीशन है, 33% जो पोजीशन है वो वीमेन के लिए रिजर्व की गई, यानी उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिली कि ताकि वो आगे बढ़ पाए। ठीक, उसके बाद अन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड। एक नया स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्रिएट किया गया हर स्टेट के लिए, और इसका मेन फंक्शन था, क्या था? टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल फॉर द लोकल बॉडीज, यानी लोकल बॉडीज के लिए फ्री एंड फेयर वे से रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन करवाना इसका मेन फंक्शन था। पहले ये नहीं था, इसलिए तो इलेक्शन डिले हो जाते थे। और इसके साथ साथ दो चेंजेस आए कि नाउ द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर द सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। नाउ द लोकल गवर्नमेंट दे हैव देयर ओन पावर्स एंड दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कई सारे चेंज आके ना। पहला चेंज क्या आया कि अब रेगुलर इलेक्शन कंपलसरी कर दिए गए। सेकेंड चेंज क्या आया कि अब जो SC, ST और OBC है उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया लोकल गवर्नमेंट में। थर्ड चेंज, जो वीमेन है उनके लिए 33% रिजर्वेशन कर दिया गया। फोर्थ चेंज, स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सेटअप किया गया फॉर द कंडक्शन कह सकते हैं, या जो रेगुलर आपके इलेक्शन है वो टाइमली हो पाए उसके लिए। उसके बाद फिफ्थ जो चेंज आया कि नाउ द लोकल गवर्नमेंट दे हैव देयर ओन पावर्स, उनके खुद के पास पावर है, एंड दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी खुद के। तो ये बड़े चैलेंज आए थे। एंड नाउ द लोकल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा बेटर तरीके से अपना काम कर पा रही है। ओके, तो ये हमने समझा लोकल गवर्नमेंट 1992 से पहले क्या थी, 1992 के बाद क्या चेंज आए, और डिसेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और समझेंगे हम लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट बनती है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़। जो रूरल लोकल बॉडीज़ होती है इसमें 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आती है ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत को कहें तो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इज पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज, इसी को हम पंचायती राज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। ज़्यादातर मोस्टली स्टेट में एक गांव की एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक, कुछ स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो विलेज है उसकी एक ग्राम पंचायत होगी। वो तब होता है जब जो विलेज हो वो छोटे हों, ठीक, पॉपुलेशन कम हो, तो वहाँ पे कुछ गांव है, कुछ विलेज है, उनकी एक ग्राम पंचायत हो सकती है। अब ये ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत में एक तो पंचायत के हेड होते हैं। कौन होते हैं? पंचायत के हेड होते हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट या फिर सरपंच बोल सकते हैं, प्रमुख बोल सकते हैं, मुखिया बोल सकते हैं। और एक होते हैं उसमें पंच, 2 पर्सन होते हैं। अब कैसे होता है कि पूरा जो विलेज है उसके जितने भी वोटर्स हैं वो चुनेंगे पूरे विलेज में से एक सरपंच को। जैसे मान लीजिए अपना स्कूल है, दैट इज़ लाइक दैट ऑफ ए विलेज। ठीक, अब विलेज में से सभी स्टूडेंट्स से वो अपने हेड बॉय या हेड गर्ल को इलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से। गांव में भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ से विलेजेस में से सरपंच को या सरपंच को चुना जाता है या मुखिया को चुना जाता है। ठीक, उसके बाद पूरा जो विलेज है उसको कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? वार्ड्स में, जैसे आपके स्कूल में आपकी क्लासेज है। ठीक,
अब हर एक क्लास के बच्चे अपने मॉनिटर को चुनते हैं ना, इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही हर वार्ड के जो लोग होते हैं वो अपने एक पंच को चुनेंगे। तो ये जो पंच और सरपंच है इससे मिलकर के बन जाती है पंचायत। तो ऐसे होते हैं पंचायत के इलेक्शन। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि पंचायत के इलेक्शन कैसे होते हैं। सरपंच पूरे गांव से चुना जाता है एंड पूरे गांव को इलेक्शन पर्पज से वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है एंड द मेंबर्स ऑफ ईच वार्ड्स दे इलेक्ट देयर पंच, वे अपने पंच को इलेक्ट करते हैं। ये हो गया ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत का नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है पंचायत समिति। अब पंचायत समिति क्या होती है कि जनरली ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द पंचायत समिति। इसको आप ब्लॉक या फिर मंडल भी कह सकते हैं। पंचायत समिति में क्या होता है 1 2 3 जनरली 3 विलेजेस होते हैं जो अगर ठीक से मीडियम साइज के हों, उसमें पॉपुलेशन ठीक ठाक हो, तो उनमें से एक मेंबर, यहाँ के जितने भी मेंबर्स होंगे, वोटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपने एक मेंबर को चुनेंगे, उससे बोलेंगे हम पंचायत समिति मेंबर। ठीक, तो यानी कि 3 विलेजेस हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं अगर उनका साइज कम है, पॉपुलेशन कम है तो वो चुनेंगे पंचायत समिति के मेंबर को। यानी कि ये जैसे 3 विलेज है तो वहाँ पर एक तरीके से मुखिया हो गया, उनके डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेगा पंचायत समिति का मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आ जाता है वो होता है जिला परिषद। अब जिला परिषद में क्या होता है कि इंटायर जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को कुछ वार्ड्स में बांट दिया जाता है। जैसे 10 विलेज यहाँ पर कर दिए, 10 विलेज यहाँ पे कर दिए, 10 विलेज यहाँ पे कर दिए, 10 विलेज यहाँ पे कर दिए। तो ये जो 10 विलेज के लोग हैं वो अपने एक किसी मेंबर को चुनेंगे। ठीक, यहाँ के लोग अपने मेंबर को चुनेंगे, यहाँ के मेंबर को चुनेंगे, और इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट में से कुछ जिला पार्षद चुने जाते हैं। जो जिला पार्षद होते हैं वो अपने में से जिसके फेवर में ज़्यादा वोट होते हैं वो अपने जिला परिषद के चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो ऐसे होता है ये हमारी लोकल बॉडी, जो रूरल लोकल बॉडी होते हैं। पंचायत फॉर द विलेज, देन द पंचायत समिति फॉर द 2 3 4 विलेज एंड देन द जिला परिषद फॉर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो ये होता है किस तरीके से फंक्शन करता है लोकल गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या होता है कि एक तो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, एक होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटीज़ आमतौर पे जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पे होती है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये बड़े शहरों में होता है। ओके, म्यूनसिपैलिटीज़ में यही होता है कि इंटायर सिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द सम वार्ड्स में उसको डिवाइड किया जाता है, और हर वार्ड के जो लोग होते हैं जिनका वोट बना होता है वो अपने MC को चुनते हैं। ओके, म्यूनसिपल काउंसलर को वो इलेक्ट करते हैं, और जिसके पास सबसे ज़्यादा ये काउंसलर होंगे वो बन जाएगा उस म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये पंचायत की तरह वर्क करते हैं, बड़े शहरों में होते हैं। कि जनरली इसमें जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं मेयर, और ये पूरे जो वहाँ का जो शहर है उसके लोग उसको इलेक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो बन जाएगा मेयर, और फिर उसको वार्ड में भी डिवाइड किया जाता है, वहाँ से चुने जाते हैं आपके अगेन MC चुने जाते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर चुने जाते हैं। तो ये रहता है लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज पंचायत समिति फॉर्म्ड। पंचायत समिति कैसे बनती है ये हमें बताना है। पंचायत समिति इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग सेवरल ग्राम पंचायत। कुछ ग्राम पंचायत है उनको हम ग्रुप कर देते हैं, उससे बन जाती है हमारी पंचायत समिति। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मंडल और द ब्लॉक पंचायत भी इसको कहा जाता है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। यानी जितने भी ग्राम होंगे, गांव होंगे, उनके जो लोग होंगे वो इलेक्ट करेंगे इसके मेंबर्स को। ठीक, तो ये हो गया पंचायत समिति कैसे बनती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। राइट अ नोट ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी, उसके ऊपर हमें नोट राइट करना है। एनी वन लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर है इसका लैंग्वेज पॉलिसी का। सेकंड, हिंदी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज। हिंदी को एज ए शेड्यूल लैंग्वेज है वो डिक्लेयर किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदी, बिसाइड्स हिंदी, देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज। यानी कि हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज जो है वो भी शेड्यूल लैंग्वेज के लिस्ट में इंक्लूड है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी कि सभी लैंग्वेज को हमें आगे लेके चलना था, किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी उसको अवॉइड करना था, तो इसके लिए हमने इस फॉर्मूला का अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी डिडेंट डिक्लेयर और वी हैजेंट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज आवर नेशनल लैंग्वेज, हमने डिक्लेयर नहीं किया। सेकंड, हिंदी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द 21 अदर लैंग्वेज। यानी कि 21 + 1 22 हमारे यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर की है।
थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी का, दैट स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल, दे हैव द बंगाली लैंग्वेज। उड़ीसा, दे हैव द उड़िया लैंग्वेज। कर्नाटका, दे हैव द कर्नाटक जो कन्नड़ लैंग्वेज। ओके, तो हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर भी कोई किसी टाइप का कंट्रीब्यूशन, किसी टाइप की जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट नहीं हो पाती। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी का, दैट अलोंग विद हिंदी इंग्लिश इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज। यानी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, यानी कि सरकारी जो कामकाज की भाषा है ये दोनों भाषाएं रहेगी। और इसके साथ साथ वी हैव अडोप्टेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडोप्ट किया। इट मीन्स दैट सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के पास 3 लैंग्वेज रहेगी। फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज और थर्ड रहेगी लोकल लैंग्वेज। तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो अपने पास 2 ही कंपलसरी लैंग्वेज होती है, बिकॉज हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वही हमारी लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है। तो ये थी हमारी आज की ईजी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।